स्टोरी का नाम है द विलन इज डेस्टिन्ड टू डाई और सच में यह स्टोरी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, तो आई विश आपको भी यह बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। द लेडी लव लव प्रोजेक्ट यह एक ऐसा गेम था जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया था और इसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। और इस कहानी की मेन कैरेक्टर 17 साल की एक ग्रामीण लड़की थी जो कि गांव में रहती थी, लेकिन बाद में उसके बारे में पता चला कि वह ड्यूक की बहुत ही समय पहले खोई हुई बेटी है। और जब वह एक आम नागरिक का जीवन बिताने के बाद में ड्यूक के परिवार में अपने जीवन में वापस लौटती है, तो वह नई घटनाओं और संबंधों की एक श्रृंखला से घिर जाती है जिसका उसे सामना करना पड़ता है। और उस कहानी में कई मेल कैरेक्टर होते हैं जो कि अपनी ही ओर से पूरी तरह से आकर्षित होते हैं। इसके साथ ही उसके पिता यानी ड्यूक की एक नकली बेटी भी होती है जिसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, और उसने उस मेन कैरेक्टर के रोल को चुरा लिया था जो कि कई वर्षों पहले गायब हो चुकी थी। और गेम में कहानी यह थी कि कल नायिका को हराना है और अपने सच्चे प्यार को प्राप्त करना है और अपनी खोई हुई संपत्ति को भी वापस लेना है। यही इस खेल के रूल थे और इसी प्रकार से इसे खेलना था। दूसरी ओर हमारी मेन कैरेक्टर होती है जिसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बारे में बातें की जाती थी कि जरा अपने आप को तो देखो, आप अपने आप को भी कभी समझ नहीं सकती हो। और उसकी सच्चाई यह थी कि यदि आपके साथ कोई गलत करता है तो उसे समझ लेना चाहिए, उस संकेतों से पता कर लेना चाहिए कि क्या सच्चाई है और वहां से चले जाना चाहिए। और उसके परिवार के सदस्य कहते रहते हैं कि क्या आप अभी भी नहीं समझती, इस परिवार में आपकी किसी को भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से चली जाइए। और अंततः वह उस जैसे घर से निकल जाती है और उसे स्वतंत्रता प्राप्त हो ही जाती है। और केवल वह वहां से निकल आई थी इसी बात से पूरी तरह से खुश थी कि वह वहां पर अब और अधिक समय नहीं बिताना चाहती। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। एक व्यक्ति कहता रहता है कि मुझे इस बात का यकीन है कि मैंने आपको इस बारे में कहा था कि बिना कोई आवाज किए आपको अपना जीवन यहाँ पर बिताना चाहिए, मानो जैसे कि आप मर चुकी हो। और मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस की वापसी में आपने आयोजन के समय बहुत ही अभद्र सा व्यवहार किया, आखिर आप क्या सोच रही थी। पिंक हेयर लेडी उसकी बातों को सुनती रहती है लेकिन कुछ समझ नहीं पाती है और सोचती है कि आखिर यह सब क्या चल रहा है, क्या कोई यह सपना है, आखिर मैं उसे कुछ कह क्यों नहीं पा रही हूँ, आखिर मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है, आखिर मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है और यह कौन सी जगह है और आखिर यह ऑप्शन क्या है, मुझे कैसे पता होगा, मैं कुछ भी नहीं सोच सकती। खैर बात यह है, दयनीय आवाज में वह व्यक्ति कहता रहता है कि बेहतर होगा कि आप अब मुझे जवाब दे। और वह सोचती रहती है कि आखिर यह क्या हो रहा है, आखिर यह क्या हो रहा है, आखिर मैं उस व्यक्ति को कुछ भी कह क्यों नहीं पा रही हूँ, आखिर मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है। पिंक हेयर लेडी अपनी गले को कसते हुए सोचती रहती है कि आखिर यह क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगी, मुझे उनमें से किसी एक ऑप्शन को तो चूज करना ही होगा। उसे चुप देखकर वह व्यक्ति कहता है कि मुझे बात सुननी है, क्या आप इसे जाहिर रूप से बता सकती है। और उसके सामने ऑप्शन आते रहते हैं कि मुझे खेद है, मुझे पश्चाताप करना चाहिए, यह वह नौकरानी थी जिसकी गलती है, और तीसरा ऑप्शन है उन चीजों में से सेवाओं के मुझ पर नोबल लेडियों के मजाक की वजह से हुआ है। पिंक हेयर लेडी कहती है कि मुझे माफ करना, और वह व्यक्ति कहता है कि अगर यह सब एक साधारण सी माफी से ही समाप्त हो जाता तो ठीक होता, हम इस तरह से अभी एक दूसरे के सामने खड़े नहीं होते। इस क्षण से आगे मैं आपको परिवीक्षित करने का आदेश देता हूँ। न केवल आपको भोज में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, बल्कि आपको अपने कमरे से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। सोचिए कि आपने क्या गलत किया है और अब आपको इसका पश्चाताप का कार्य किस प्रकार से करना है। और वह सोचती रहती है कि आखिर मैंने क्या गलत किया है, आखिर मेरी क्या गलती है। वह व्यक्ति कहता है कि फेनेलोपी एक हार्ट, मैं आज और अभी से आपको यह दंड देता हूँ और आपको इस नाम से भी नहीं पुकारा जाएगा क्योंकि इस नाम को आपसे छीना जा रहा है। और यह सुनकर वह सरप्राइज होते हुए सोचती है कि क्या कहा उसने फेनेलोपी। फेनेलोपी उसके सिर पर परसेंट को देखकर सोचती रहती है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वह कहता रहता है कि आप मेरी आंखों से बचकर दूसरी ओर क्यों देख रही हैं, और यह सच होना चाहिए कि आप पागल हो गई हैं, क्या आपको नहीं लगता। फेनेलोपी इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि क्या यह सच है, वह ऐसी जगह पर कैसे आ सकती है, आखिर यह क्या हो रहा है, आखिर वह यहाँ कैसे है। अचानक से वहाँ पर पिंक हेयर व्यक्ति आते हुए कहता है कि हाँ, सच में तुम एक मंद बुद्धि ही हो, यह उचित ही कहा है उसने। और उसके सिर पर -10% लिखा हुआ था, जिसे देखकर फेनेलोपी सोचती रहती है कि मैं इस पर विश्वास ही नहीं कर सकती, कोई रास्ता नहीं है, यह सपना ही होगा। फेनेलोपी स्वयं को छूकर देखती रहती है और सोचती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मैं इसके शरीर में क्या कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता।
अचानक से उसे याद आती है, क्या आप लोगों ने उस खेल को खेला है? कौन से खेल के बारे में बात कर रही हो तुम? ओ, क्या तुम नहीं जानती कितने दिनों से यह बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, वह बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसका मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है, इसीलिए मैंने इसे बीच में ही छोड़ दिया। और कौन सा मेन कैरेक्टर, आप किस बारे में बात कर रही हैं? और वह कहती है कि ओ, वह कौन थी, मुझे सोचने दो, वह बहुत ही बुरी खलनायिका है और इस कहानी की विलेनेस भी। और वह परेशान करने वाली मेन विलेनेस और कोई नहीं बल्कि वेनेलोपी एक हार्ट थी, और उसे देखकर वह शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मैं वेनेलोपी एक हार्ट की शरीर में क्या कर रही हूँ। यह कहानी उस लड़की के बारे में है जो कि एक बहुत ही ज्यादा अमीर घराने की नाजायज बेटी थी, और यदि इस कहानी को रोमांटिक स्टोरी की तरह देखा जाए तो वह कहानी की मेन कैरेक्टर हो सकती है, बिल्कुल एक सिंड्रेला की तरह। लेकिन सच्चाई को कभी झुटलाया नहीं जा सकता है, और यह कोई कहानी नहीं है जो कि मेन कैरेक्टर की हो या फिर कुछ और, क्योंकि यह सच्चाई है जिसमें उसकी माँ जो कि उसकी इकलौती साथी थी, वह भी उसे छोड़कर चली जाती है। वह अपने पिता के साथ रहने लगती है, हालांकि वह परिवार की सबसे छोटी बेटी थी और उसके बड़े भाई थे, और उसके पिता उनसे कहते हैं कि यह आपकी छोटी बहन है, इसके साथ अच्छा व्यवहार करना, और अब से यह आपके साथ ही रहने वाली है। वह एक ऐसी बच्ची थी जो कि पहले अपनी माँ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी, और उसकी माँ के गुजर जाने के बाद में उसे लगा कि वह भविष्य में अनाथ आश्रम में रहेगी, और यदि ऐसा होता तो यह उसके लिए ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वो बड़ी हो जाती है, और प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पर वह अपने कमरे में आती है और सभी सामानों को फैला हुआ देखकर सोचती रहती है कि ओ, मुझे कितना सारा काम करना है, यह सब उनकी वजह से है। और मेरे पिता अच्छे से जानते थे कि वह मुझे कितना परेशान और प्रताड़ित करते थे, और इसके बावजूद भी वह मुझे कहीं पर सड़क पर ही क्यों नहीं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उनके स्टेटस और उनकी फैमिली की कोई जरूरत नहीं थी, न ही मुझे उनकी विरासत चाहिए थी। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि उन्हें कोई भी इस बारे में न कहे कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे रखा है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, और बस अपनी उत्तराधिकारी वाली प्रक्रिया चल रही उसकी चिंता की, बस और कुछ नहीं। लेकिन चाहे जो भी हो, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं ठीक हूँ और पूरी तरह से फ्री हूँ। वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए गद्दे पर चिल्लाती रहती है, और पास वाले पड़ोसी कहते रहते हैं कि अपनी आवाज धीरे रखो, यहाँ कोई और भी है। वह आराम करते हुए सोचती रहती है कि अब तक उस घर में रहना बहुत ही ज्यादा कष्टदायक था, चाहे घर हो या स्कूल, मेरे सौतेले भाई मुझे अंतहीन यातनाएं देते थे, और मेरे पिता को उनकी किसी भी बात से कोई परवाह नहीं थी और न ही फर्क पड़ता था। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं उस बुरी सी दुनिया से अब बाहर आ गई हूँ, और मेरा जीवन जैसे चाहे वैसे जी सकती हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे बुरे दिन अब चले गए हैं, और मैं खुशी के दिन अब बिताने वाली हूँ। अब मैं अच्छे से स्कूल जा सकती हूँ और दोस्त बना सकती हूँ, और उनके साथ काफी ज्यादा मस्ती कर सकती हूँ, और अपना जीवन खुशी से बिता सकती हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वह स्कूल में होती है, और लोग बातें करते रहते हैं कि ओ, तुमने उस गेम को पूरा कर लिया क्या? ओ, मैं तो उस गेम के हार्ड मोड में हूँ और वो मुझसे जल्दी से पूरा हो ही नहीं रहा। हाँ हाँ, उस गेम को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसे पार ही नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पार किया जा सकता है? और यह सब सुनकर वह सोचती रहती है कि आखिर वह किस बारे में बात कर रहे हैं। ब्लैक हेयर लेडी अपनी फ्रेंड से पूछती है कि आखिर वह किस बारे में बात कर रहे हैं, और ब्राउन हेयर लेडी स्माइल करते हुए कहती है कि ओ, क्या तुम इस बारे में नहीं जानती, आजकल एक गेम बहुत ही ज्यादा फेमस है, वह उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। यह सुनकर वह सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि क्या कहा गेम, क्या सच में कोई गेम के बारे में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो सकता है? यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, वह घर आ जाती है और उसे डाउनलोड करके चलाने लगती है। लिखा हुआ होता है गेम का नाम लेडी लव लव प्रोजेक्ट, और इसे पढ़कर ही वह सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसका नाम यह क्यों है, और ऐसे नाम से भी आखिर यह इतना ज्यादा फेमस कैसे हो गया। यह इतना ज्यादा फेमस है कि गर्ल्स इसके बारे में इस तरह से बातें करती रहती है जैसे कि वह इसके बारे में पागल हो गई हो। गेम लोड होता रहता है और वो कहती है कि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर यह स्कूल में इतना पॉपुलर क्यों है, और वैसे भी मैं इसके बारे में किसी से भी बात नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे इन सब में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। गेम स्टार्ट हो जाता है और उसकी हेडलाइंस को पढ़कर वह कहती रहती है कि चलो इसे देखते हैं। इस गेम में दो कठिनाइयां हैं, सामान्य और कठिन, और इसके अलावा मुझे पहले सामान्य मोड को खेलना चाहिए क्योंकि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। गेम के ओपन होते ही म्यूजिक आता है, उसे देखकर वह सोचती है कि इसका मतलब गेम शुरू हो गया है, और वह एक साधारण सी लड़की थी जो कि 18 साल की होने वाली है। यवॉन है, वह ड्यूकल परिवार की सबसे छोटी बेटी है। 6 साल पहले एक दुर्घटना में वह अपने परिवार से बिछड़ गई थी, और जब वह एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीने के बाद में ड्यूकल परिवार में अपने भूले हुए जीवन में वापस लौटती है, तो वह नई घटनाओं और संबंधों की एक श्रृंखला में गिर जाती है।
उसमें लिखा हुआ आता है कि कहानी के मेन मेल कैरेक्टर को लक्ष्य करो और उनकी अनुकूलताओं को बढ़ाओ। आप हेरोइन के काम में दखल अंदाजी करने वाली विलेनेस से छुटकारा पाकर भी प्रसिद्ध और धन कमा सकती है। और यदि आप किसी भी मेन मेल कैरेक्टर के साथ में 100% अनुकूलता प्राप्त कर लेती है तो आपको प्रेम की घोषणा करनी होगी, अपने प्रेम का इजहार करना होगा और इसी के साथ यह गेम खत्म हो जाएगा। ब्लैक हेयर लेडी उन सभी को पढ़ते हुए सोचती रहती है कि मुझे तो लगा था यह उससे काफी ज्यादा आसान है, क्या यह बहुत सामान्य नहीं है? हालांकि सुंदर कला और अतिरिक्तता का लाभ है और चूंकि कल सुबह मेरी क्लासेस है इसीलिए सिर्फ मैं इसकी प्रस्तावना चलाऊंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। लेकिन उसे उस स्टोरी को पढ़ते हुए 3 घंटे हो गए थे और वो फिर भी सो नहीं पा रही थी। वह सोचती रहती है कि यह मेरे विचारों से भी ज्यादा अधिक मजेदार है, यह सिस्टम अनोखा है और वाकई बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं इससे अपना ध्यान नहीं हटा पा रही हूँ। और पता नहीं क्यों जैसे जैसे मैं इस स्टोरी को पढ़ती जा रही हूँ मुझे लगता है कि यह किसी तरह से ऐसा लग रहा है कि यह मैं मेरी ही कहानी को पढ़ रही हूँ। यह वे कैरेक्टर है जो कि अपना रुतबा खो चुकी थी और गरीबी में ही जी रही थी। ड्यूक के ड्यूकल हाउस में लौटने के बाद में वह अमीर हो गई, वैसे ही जैसे मैं अपने पिता के पास में आई तो मैं भी ऐसे ही धनी परिवार में लौट आई थी। और यहाँ तक कि उसके भी 2 भाई थे जो कि उसे अचानक से प्रकट होता देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और चिंतित होने लगते हैं। लेकिन यदि मैं इसके बारे में सही से विचार करूँ तो मेरी परिस्थितियाँ उसकी परिस्थितियों से काफी अलग है, उनमें दिन रात का अंतर है और मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि उसका भाई भी एक मेन कैरेक्टर है। खैर, ऐसे बिगड़े बच्चों को काबू में करना मजेदार है। सभी लक्षित पात्र सामान्य मोड में 30% अनुकूलता के साथ शुरू होते हैं। यह मजेदार है लेकिन बहुत आसान भी, यहाँ तक कि मेरे जैसे शुरुआती व्यक्ति के लिए भी यह ठीक है। इसे सामान्य मोड में नहीं बल्कि मुझे थोड़े से कठिन मोड में खेलना चाहिए। मैंने सारे अंक खत्म कर दिए हैं, क्या अब कुछ और करना बाकी रह गया है? अचानक से उसमें एक नोटिफिकेशन आता है और उसे देखकर वह कहती है कि आखिर यह क्या है? आप खेल की हिडन एंडिंग को अब देख सकती है, इससे पहले शायद मैं इसे नहीं देख सकती थी। और उसके क्लिक करने पर वहाँ पर 1 लाख कॉइन लिखे हुए आते हैं। यह देखकर वह चिल्लाते हुए कहती है कि क्या कहा 1 लाख? आखिर एक हिडन एंडिंग के लिए आखिर इतने पैसे क्यों ले रहे हैं? और भले ही मैं एक अमीर परिवार की बेटी हूँ पर विशेषकर गरीब हूँ, लेकिन क्या इस हिडन एंडिंग को देखने का कोई और रास्ता नहीं है? वह सोचती रहती है कि ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं अब कठिन मोड खेलना शुरू करती हूँ, लेकिन मुझे उन सभी ग्राउंड्स को क्लियर करना होगा जो कि मैंने पहले खेले थे। वह उन सभी को हटाने के बाद में डिफिकल्ट मोड को खेलने लगती है और सोचती रहती है कि ओ मुझे बहुत ही ज्यादा देर हो गई है और कल मेरी क्लासेस भी है, मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन चाहे जो भी हो मुझे एक बार हार्ड मोड को ट्राई करके तो देखना ही चाहिए। वह सोचती रहती है कि यदि मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मैं एक पल के लिए तो इस तथ्य के बारे में सोचकर पागल हो गई थी कि अंत में मेरी पहुंच से बाहर है, अन्यथा मैं ऐसा नहीं कर पाती। जब हार्ड मोड चालू होता है तो इसमें नायिका और कोई नहीं खलनायिका ही होती है। उसका नाम फेनेलोपी ईकहार्ट है, जिसे कि नए नजरिए से दिखाया जाता है। वह नकली लेडी की जगह आती है और ड्यूक के मेंशन में रहती है। यनोव की वापसी से पहले ड्यूकटम में क्या हुआ था और उसकी क्या कहानी है, यही हार्ड मोड में अनुभव किया जाएगा। वह हार्ड मोड को खेलना शुरू करती है कि वह उसे पार ही नहीं कर पाती है और मर जाती है। फिर उसके बाद में वह उसे वापस से ट्राई करती है लेकिन पार नहीं कर पाती है और सोचती है कि आखिर यह इतना ज्यादा क्यों है। हार्ड मोड के लिए भी यह बहुत ही ज्यादा कठिन है और इसमें अनुकूलता को भी बढ़ाना काफी ज्यादा कठिन है क्योंकि इसमें विलेनेस ही हीरोइन है। यदि मैं एक बार भी गलत ऑप्शन का चुनाव करती हूँ तो अनुकूलता शून्य हो जाती है और खेल खत्म हो जाता है। लास्ट के मोड में एक और बार वह ट्राई करती है और फेनेलोपी की जान क्राउन प्रिंस की तलवार द्वारा हो जाती है और वह सोचती रहती है कि इसकी एंडिंग इस प्रकार की है कि चाहे वह किसी भी प्रकार से खेले उसकी मृत्यु ही होती है, उसके लिए कोई सजा या और कुछ नहीं होता है, सीधा खेल खत्म और वो मर जाती है। इसमें देखा जाए तो उसे सामान्य रूप से बहुत ही ज्यादा बुरा दिखाया गया है, लेकिन अगर आप उसके नजरिए से देखें तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। हर कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों कर रहा है? वह बस अपना जीवन जीना चाहती है। मैं बस चाहती हूँ कि यह गेम में थोड़ी देर के लिए और खेल सकूं और वह बस एक बार के लिए तो थोड़ी देर तक जीवित रह सके। मेरा लक्ष्य बस यही था कि मैं हिडन एंडिंग को देखना चाहती थी, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर उस विलनर्स ने आखिर ऐसा क्या गलत किया है कि उन्होंने तो उसे बस एक बुरी भूमिका में ही डाल दिया है। लेकिन पता नहीं क्यों किसी कारण से मैं इस विलनेस को जीवित देखना चाहती हूँ और किसी भी मेन कैरेक्टर के साथ उसकी खुशी को देखना चाहती हूँ। सामान्य रूप में हेरोइन हमेशा ही आसानी से ही सबका प्यार हासिल कर लेती है, लेकिन वह इस कहानी में एक हेरोइन होने के बावजूद भी उसे बहुत ही ज्यादा दुख झेलना पड़ रहा है और उसे कोई भी इसमें नहीं करता है और उसका विलनेस का कठोर रूप उसे मृत्यु की ओर ले जाता है। यदि उसे कहा गया था कि उसे किसी की जरूरत हो तो वह सामान्य रूप से अपने पिता से बता सकती है।
और सामान्य जीवन में उसके साथ भी ऐसा ही होता है। उसके भाई उसके साथ कितना भी बुरा कर ले, लेकिन वह बाद में यही कहते हैं कि तुम पिताजी से कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि वह तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम भूखी मरो या स्कूल जाओ या तुम्हें कोई परेशान करे। और यदि तुम्हें मैं सच्चाई बताऊं तो आप वास्तव में मेरे परिवार का हिस्सा हो ही नहीं, इस परिवार का तो कभी नहीं। और जैसा कि व्यवहार पेनेलोपी के परिवार ने उसके साथ किया था, वैसा ही व्यवहार उसके साथ भी होता था। और अब तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कमीने ड्यूकल भाई उसे कितनी बार मारते हैं। मैं उन्हें चुनौती देती हूँ कि मैं निश्चित रूप से एक अच्छे अंत को प्राप्त जरूर करूंगी और पेनेलोपी को खुशी जरूर प्राप्त होगी। वह उस गेम को वापस से रिस्टार्ट करने वाली थी और सोचती रहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इससे पैसों के साथ ही खेल लेना चाहिए। नहीं नहीं, मैं पागल हो गई हूँ क्या? लेकिन वह उसे वैसे ही खेलती रहती है। वह बार बार खेलती रहती है और अंत उसकी मृत्यु ही होता है। वह उसे बार बार खेलती रहती है और काफी टाइम निकल जाता है। गेम को खेलते खेलते उसे सुबह हो जाती है, लेकिन वह उसे पार नहीं कर पाती है और अपने फोन को फेंकते हुए सोचती है कि मैं किसी भी अंत तक नहीं पहुंच सकती, यहाँ तक कि सूर्य उदय के बाद भी नहीं। आखिर यह क्या है? वह बहुत ही ज्यादा थक जाती है, उसे नींद आती रहती है और वो सोते हुए सोचती है कि मैं इसे दोबारा से शुरुआत करूंगी और अब इस बार मैं उसे मरने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए वह जीवित रहेगी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। वह उठ जाती है, उसे आवाज आती रहती है, माई लेडी प्लीज उठ जाइए। वह अभी भी नींद में थी और किसी को वहाँ पर देखकर सोचती रहती है कि क्या सच में वह मेरी ही ओर इशारा करते हुए यह सब कह रही है। वह सोचती रहती है कि उसे याद था कि पिछली रात वह उस स्टोरी को पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते ही अपने बिस्तर पर सो गई थी। लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह विनती करती रहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वह ऐसा कभी नहीं चाहती थी। लेकिन वह आखिरकार गेम में विलेनेस के रूप में आ ही जाती है, उसकी बॉडी में वह एंटर कर जाती है। वह अपने बिस्तर से उठ जाती है और सोचती है कि लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए यह कोई सपना नहीं है, मैं सचमुच गेम की विलेनेस बन गई हूँ और मुझे अब यह जीवन जीना ही होगा और इसे अपने अंत तक पहुँचाना ही होगा और जीतना होगा। पेनेलोपी उठते हुए अपने हाथ पर जोर देते हुए मुड़ती है और अचानक से उसे दर्द महसूस होता है और वो सोचती है कि आखिर मेरे हाथ में यह बिजली के करंट जैसा दर्द क्यों हो रहा है, आखिर यह सब क्या है। वह इसे चेक करने के लिए अपने स्लीव को ऊपर करती है और वहाँ पर उसकी आर्म पर नीडल के मार्क थे। इन्हें देखकर वह सोचती है कि आखिर यही क्या है, क्या इसकी वजह से मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है। पेनेलोपी मेड की ओर देखते हुए सोचती है कि वह उस नौकरानी के चरित्र के समान है जो कि मैंने उस खेल में देखा था। इसका मतलब यह सब उसी ने किया है। आखिर वह एक सोए हुए व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मेड कहती रहती है कि मैंने आपके स्नान के लिए पानी तैयार कर दिया है, इसीलिए प्लीज स्वयं को धो लीजिए। और वह सोचती रहती है कि आखिर यही क्या हो रहा है, मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है। यदि मेरे पास कोई विकल्प नहीं हो तो क्या मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। उसे देखकर पेनेलोपी सोचती रहती है कि मैंने इस बात की कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि वह पूरा ध्यान मुझ पर ही रखेगी। और इस बाउल को देखकर लगता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है। उसने मेरे मुंह को धोने के लिए गर्म पानी भी नहीं रखा है। पेनेलोपी अंदर आ जाती है और अपने निशानों को देखकर सोचती रहती है कि मुझे लगा ही था कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसकी स्थिति इतनी ज्यादा बुरी हो सकती है। गेम में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसे नीडल से घाव दिए गए हों, लेकिन उसे गेम की एक बात याद आती है। उसमें बताया गया था कि उसका ब्लड निकाला जा रहा है और वो सोचती है कि क्या सच में यह बकवास है। आखिर यह कैसे दिखाया जा सकता है, थोड़ा सा खराब तरीके से खून निकालना ऐसा कैसे किया जा सकता है। क्या यह इसी और इशारा कर रहा था कि उसके साथ पहले से ही ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। वह सोचती रहती है कि सच में इस खेल में निश्चित रूप से कुछ तो आश्चर्यजनक रूप से बेकार विवरण दिया गया है। और वह काफी देर से अंदर ही रहती है। यह देखकर मेड दरवाजा खटखटाते हुए कहती है कि माय लेडी प्लीज बाहर आ जाइए, नाश्ता तैयार है। मेड कहती रहती है कि क्या आपने अभी तक भी अपना काम पूरा नहीं किया। और यह सुनकर वह सोचती है कि मुझे अभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और जल्दी से जाना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में उन घर वालों ने मुझे काफी यातनाएं दी थी। इसके बदले तो वह कुछ भी नहीं, मैं इसे भी सहन कर सकती हूँ। मेड उसे खाने की ओर दिखाते हुए कहती है कि माय लेडी प्लीज बैठ जाइए और अपना भोजन कीजिए। और अगली ही पल पेनेलोपी उस भोजन को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वह बहुत ही बुरा बासी खाना था। उसे देखकर पेनेलोपी सोचती है कि क्या सच में यह कचरे का ढेर मेरा भोजन है और मुझे इसे खाना है। पेनेलोपी मेड की ओर देखती है और वही स्माइल करती है और उसके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। पहला, आखिर तुम मेरे लिए ऐसा बेकार सा खाना कैसे ला सकती हो। दूसरा, आखिर इस तरह के खाने को तुम भी खाने की कोशिश क्यों नहीं करती। तीसरा, इसे जल्दी से खाओ। पेनेलोपी सोचती रहती है कि वे विकल्प मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ। यह वही विकल्प है जो कि मैंने हार्ड मोड में शुरू करने पर दोहराए थे और इसके लिए मैंने 2 बार गलत उत्तर चुने थे, जिसकी वजह से मेरा गेम खत्म हो गया था और परिणाम बहुत ही ज्यादा बुरा था, जो कि मेरी मृत्यु थी।
और सच्चाई यह है कि इस समय मैं गेम इवेंट में हूँ। 3 विकल्पों में से मुझे जो भी विकल्प चुनना होगा उसके लिए जल्दी करनी होगी। अगर मैं विकल्प 1 चुनना चाहूँ तो बेचारी नौकरानी उल्टी करने लगेगी और वापस गिर पड़ेगी, मेरे गुस्से के बारे में जानेगी और उसे उसे सहन करना होगा। और जब इस बारे में बड़ी बेटी को पता लगता है तो वह मुझे पानी भी पीने नहीं देता है, उस पर भी प्रतिबंध लगा देता है और मैं भूख के मारे प्यास के मारे ही मर जाती हूँ। और जब मैंने दूसरे ऑप्शन को चुना था तो वह मुझे उसे खिलाते हुए देख लेता है और मुझ पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसकी नजरों में मैं एक विलेनेस की तरह लग रही थी। और जैसे ही वह मुझसे नौकरानी को बचाने के लिए हम दोनों को छुड़ाने की कोशिश करता रहता है, फर्श पर ग्रे फॉग की वजह से मेरी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वह मेरी गर्दन में घुस जाता है और मैं मर जाती हूँ। और उस समय जब मैं इन सब से तंग हो जाती तो मैं बैक बटन दबाकर और कार्यक्रम को खेलने लगती, लेकिन अब मैं किसी भी प्रकार से बैक बटन को दबाकर पीछे नहीं जा सकती हूँ और इसीलिए वह तीसरे ऑप्शन को चुनती है, उसे खाने का। ऐसा करते ही उसकी बॉडी अपने आप मूव करने लगती है। यह देखकर वह सरप्राइज हो जाती है। वह इतने बुरे भोजन को खाती रहती है, उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब था, लेकिन फिर भी वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले स्वयं को रोक नहीं पाती है। वह सोचती रहती है कि आखिर कोई इसे भोजन कैसे खा सकता है, वह तो कितना ज्यादा घिनौना है। लेकिन इस बारे में वह कुछ भी नहीं कह पाती है और कुछ भी नहीं कर पाती है और वह सोचती रहती है कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मेरा शरीर नहीं रुक रहा है। नौकरानी ने नहीं सोचा था कि वह इस भोजन को खाने लगेगी और वह कहती है कि माय लेडी, क्या आप सच में ऐसा कर रही हैं? पेनेलोपी सोचती रहती है कि आखिर मुझे स्टेट 1 को पार करने के लिए कितनी देर तक इसे खाना होगा और अचानक से वहां पर कोई आते हुए कहता है कि आखिर आप यही क्या कर रही हैं? और मेड उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि यंग मास्टर रेनाल्ड, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फेनेलोपी उस बुरे खाने को और ज्यादा नहीं खा सकती थी और उसे खांसी चलने लगती है। फेनेलोपी सोचती रहती है कि आखिर मुझे यह सब सहन क्यों करना पड़ रहा है, उस श्रापित घर में भी मुझे यही सहन करना पड़ता था। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो वह अपने पिता से कह सकती है, लेकिन उसके पिता उसकी परवाह नहीं कर सकते थे और वह उनसे यह कभी नहीं कह पाती है। उन्हें इस बात की भी कोई परवाह नहीं है कि वह भूखी मरती है या फिर उसे स्कूल में तंग किया जाता है, जो कि वास्तव में ऐसा इसीलिए है क्योंकि वह उनके परिवार का कोई हिस्सा नहीं है। उन 2 कमीनों ने मुझे काफी अकेला छोड़ दिया था, चाहे वह खाना हो या फिर स्कूल के जीवन में। उन दोनों ने ही मेरे साथ हमेशा ही ऐसा व्यवहार किया है जैसे कि मैं उनकी कोई दुश्मन हूँ। उनके कारण ही मैं लगातार वहाँ पर बीमार रहती थी। वास्तविक दुनिया में भी इस तरह की चीजों का अनुभव मुझे काफी हो चुका है, इसीलिए इसे सहन करना ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन आखिर आखिर क्यों मुझे ऐसे ही अनुभवों को वापस से इस गेम में भी अनुभव करना पड़ रहा है? और रेनाल्ड उसकी ओर आते हुए कहता है कि हे क्या तुम ठीक हो? और जब वह उसके पास जाकर उसके भोजन को देखता है तो शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर यह सब क्या है? मेड घबराते हुए कहती है कि मास्टर मेरी बात सुनिए और रेनाल्ड मुट्ठी कसते हुए टेबल को जोर से बजाते हुए कहता है कि आखिर डची का मजाक उड़ाने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम एक साधारण सी नौकरानी हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक को इस तरह का खाना खिलाने की? और मेड कहती रहती है कि यंग मास्टर ऐसा नहीं है। रेनाल्ड उस मेड से कहता है कि अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, मैं अपने भाई और पिता को इस बारे में अवश्य सूचित करूंगा कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही है। और आवाज देते हुए कहता है कि क्या कोई वहाँ है? बटलर, जल्दी से यहाँ आओ। जल्दी से वहाँ पर एक बटलर और मेड आ जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर क्या बात है? और रेनाल्ड कहता है कि अभी और इसी वक्त इस स्विच को यहाँ से ले जाओ। मेड चिल्लाती रहती है, यंग मास्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज यंग मास्टर मेरी बात सुनिए। और उसे वह दोनों ले जाते हैं। पेनेलोपी को इस तरह से देखकर रेनाल्ड उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी दयनीयता से यह बकवास खाना क्यों खा रही थी? तुम्हें इसके लिए मेड को पलट देना चाहिए था या फिर चिल्लाना चाहिए था जैसे कि तुम हमेशा से करती आई हो। उसकी बातों को सुनकर पेनेलोपी सोचती रहती है कि अगर मैं इसे नहीं खाती तो तुम्हारी वजह से मेरी गर्दन पर कांटा चुभ जाता और मैं मर जाती। अगर मैं कुछ कहना भी चाहूँ तो भी नहीं कहना चाहूंगी। और पेनेलोपी जो कि इस स्थिति में है वह सब ड्यूक के दूसरे बेटे की बदौलत ही हो पाया है। लेकिन वह नौकरानी एकमात्र इसका कारण नहीं है जिसकी वजह से यह लेडी ऐसी स्थिति में है। यह एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ मौजूद सभी सर्वेंट भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। यदि ड्यूक के परिवार के सदस्यों में से जिसमें से यह कमीना भी शामिल है इस स्थिति में ऐसी स्थितियों में डालता है और ऐसी स्थितियों को नजरअंदाज करता है, लेकिन गेम में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ है। और दूसरी ओर रेनाल्ड कहता है कि क्या तुम मेरी बातों को सुन रही हो? क्या तुम बीमार हो? क्या इसके लिए मुझे किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए? तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? मुझे जवाब दो। और पेनेलोपी के सामने वापस से ऑप्शन आते हैं, पहला मुझे परेशान मत करो, दूसरा मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ और तीसरा दयालुता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। इन सबको पढ़ते हुए पेनेलोपी सोचती है कि अगर मैं मरना नहीं चाहती तो मुझे एक सावधानी पूर्वक जवाब सोचकर देना होगा क्योंकि यही मेरे जीवन पर डिपेंड करता है, जीने और मरने पर। इसके अलावा यदि उसने इस दुनिया के बारे में पढ़ा नहीं होता तो शायद वह उसकी बातों पर विश्वास भी कर लेती और उसकी चिंता को भरोसेमंद समझती और सोचती कि वह उसकी परवाह करता है, इसीलिए
उससे यह सब कह रहा है, लेकिन वह इस बात को अच्छे से जानती है कि जैसा कि उसने कहा उसकी उस बातों से उसे कोई भी मतलब नहीं है। और फेनेलोपे जो कि और शब्द नहीं बोल सकती थी, वह फर्स्ट ऑप्शन को चूज करती है और कहती है कि प्लीज मुझे परेशान मत करो। यह सुनकर रेनार्ड गुस्सा होते हुए दूसरी ओर पलटते हुए कहते हैं कि इस मेंशन में कोई भी ऐसा चिकित्सक नहीं है जिसके पास आपको देखने के लिए समय हो, इसीलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वो खा सकती हो और यहाँ पर मर सकती हो, आखिर इसकी किसे परवाह है। यह कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है और अचानक से फेनेलोपे की नजर उसके नंबर पर जाती है जो कि -3% हो गए थे और वो सोचती है कि लेकिन यह इससे पहले तो -10% थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अभी भी उसके नंबर नेगेटिव ही है। फेनेलोपे अपना फेस वॉश करती रहती है और सोचती रहती है कि जब मैंने उसे गेम में देखा था तो मैंने भी यही सोचा था कि लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और यदि मैं गेम में नहीं होती तो उसे जरूर पसंद करती, लेकिन अब यह मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। अपने चेहरे को मिरर में देखकर फेनेलोपे सोचती रहती है कि गहरे पिंक बाल और फिरोजा आंखें बिल्कुल वैसी ही जैसी कि गेम में बताई गई थी। वह सुंदर है लेकिन एक क्रूर प्रभाव छोड़ती है जैसा कि एक विलेनेस से अपेक्षा की जाती है, बिल्कुल वैसी ही। जरा एक बार इस बारे में सोचो, गेम में फेनेलोपे का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। हार्ड मोड में वह एक विलेनेस नहीं बल्कि हेरोइन है। फेनेलोपे एक हार्ड जिसका नजरिया बिल्कुल ही अलग नजरिए से दिखाया गया था। क्या सच में उसका चरित्र विवरण अलग है? और जब उसने हार्ड मोड की शुरुआत की थी तो उसमें लिखा हुआ आया था कि फेनेलोपे एक हार्ड जिसका चरित्र अलग ही रूप में दिखाया जा रहा है। यद्यपि वह ईओ का एम्पायर के एकमात्र डीकल घराने की लेडी थी, वह मूलतः एक आम लेडी थी जिसका कोई भी उपनाम नहीं था। उसकी माँ एक व्यापारी थी और जब वह 12 वर्ष की आयु में थी वह बीमार रहती थी और उसकी माँ जल्द ही गुजर गई। और चूंकि वह लापता लेडी यवोना के समान ही दिखाई देती थी, इसीलिए उसे एक हार्ड ड्यूकडम में गोद ले लिया गया। लेकिन कई वर्ष बीत गए और जब वह उस परिवार में बड़ी होकर एक लेडी बन गई, उसके पास न तो डचेस के हल्के गुलाबी बाल थे और न ही नीली आंखें थी जो कि एक आर्ट परिवार का प्रतीक था। और जब वह बड़ी हो जाती है तो वह एक नखरेबाज लेडी होती है जिसे ड्यूकडम में कोई भी पसंद नहीं करता है। खेल की सबसे बड़ी विलेनेस आखिर कैसे बनी होगी, वह सोचती रहती है कि उसे अपनी असली बेटी को ध्यान से ढूंढना चाहिए था, न कि किस बेचारी सी बच्ची को यहाँ पर लाना चाहिए था। फेनेलोपे सोचती रहती है कि असली नायिका का नकली और घटिया प्रतिस्थापन वो मेरी तरह है। कैसे उसने गरीबी में जीवन जिया है और यहाँ आने से पहले अपनी माँ को खो दिया है। कैसे उसने सबका इसने खो दिया और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित महसूस किया गया। मैंने सोचा था कि यवोना और मेरी स्टोरी एक जैसी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खेल खेलने के बाद में, इसमें आने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों कितने समान हैं, लेकिन मैं उस जीवन में अपने उस घटिया से परिवार से निकलने में सफल हो पाई थी और मैंने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया था। सच्चाई यह है कि मैं उस श्रापित घर में तब तक ही रह पाई थी जब तक कि मैंने हाई स्कूल में प्रवेश नहीं ले लिया था। और जिस अपार्टमेंट में मैं रहती थी वह भले ही छोटा और गंदा था, फिर भी मुझे आराम करने के लिए एक नया और अच्छा घर मिल गया था। मैं अंततः उन दुष्ट लोगों से बचकर निकलने में सफल हो पाई, लेकिन आखिर साथ मेरे साथ ही क्यों वापस से ऐसा ही होना था। और यदि मैं इस दुनिया में सामान्य तरीके वाले मोड़ में आती तो यह मेरे लिए अलग बात होती, लेकिन यह जीवन और भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है। अभी मुझे इस दुनिया में आए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि आखिर उसके साथ किस तरह का बर्ताव यहाँ पर किया जाता है। भले ही वह एक नकली लेडी हो, यदि उसमें थोड़ी सी भी समझदारी होती तो वे उस बच्चे को जिसे कि ड्यूक ने उत्तराधिकारी तौर पर गोद लिया था उस तरह सुइयों और खराब भोजन से प्रताड़ित नहीं करती। फेनेलोपे एक छोटी बच्ची थी जो कि 12 साल की थी जिसे ड्यूकल परिवार ने गोद लिया था, और तब से यदि वह इसी तरह का व्यवहार सहन कर रही है तो क्या इसे हमेशा के लिए विलेनेस की भूमिका निभाने के लिए इस तरह से मजबूर किया गया था। और यदि ऐसे स्थान पर यदि बच्चे की बात को कोई भी नहीं सुनता है और उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है तो यदि वह कितना ही चिल्लाए या चीखे उस पर कोई ध्यान नहीं देगा और न ही इन सब से उसे कोई बचा पाएगा। लेकिन आखिर मैं उस पर दया दिखाने वाली कौन होती हूँ, अब तो मैं ही फेनेलोपे हूँ, है ना। और यह सोचकर वह एकदम से शॉक हो जाती है। और यदि ऐसा है तो मेल कैरेक्टर कभी भी मुझे मार सकते हैं जैसे कि वह गेम में फेनेलोपे को मारते हैं। फेनेलोपे पेपर और पेन लेकर कुछ लिखती रहती है और सोचती रहती है कि शांत रहो, चूंकि अब मैं फेनेलोपे हूँ तो मुझे जीवित रहने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा। अभी के लिए मुझे वह सभी चीजों को व्यवस्थित रूप से लिखना चाहिए जो कि मैं उस गेम के बारे में जानती हूँ। फेनेलोपे सब कुछ याद करती है और लिखती रहती है कि हार्ड मोड में मेल कैरेक्टर की अनुकूलता को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसकी अनुकूलता को गिराना बहुत ही ज्यादा आसान है। सामान्य मोड में ऐसा करना विपरीत था, जहाँ अनुकूलता 30% से शुरू होती थी, लेकिन हार्ड मोड में यह 0% से शुरू होती है।
और यदि अनुकूलता नकारात्मकता से शुरू होती है तो इससे मृत्यु की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और यदि मेल मेन कैरेक्टर की बात करें तो उसमें 5 मेल मेन कैरेक्टर होते हैं। यदि सबसे पहले मेन कैरेक्टर की बात करें तो वह है डेरिक एकहार्ट और दूसरा है रेनाल्ड एकहार्ट, जो कि फेनेलोपी के सौतेले भाई हैं और एकहार्ट ड्यूकल परिवार के 2 बड़े बेटे हैं। और अभी के लिए मुझे जो भी याद आ रहा है पहले मुझे उसे व्यवस्थित करना चाहिए। किस तरह के खेल के बारे में इस संसार में बताया गया है, सचमुच यह उस खेल का ही संसार है जिसे मुझे जीतना ही होगा और जीवित रहना होगा। यदि डेरिक एकहार्ट की बात करें तो उसकी उम्र 24 वर्ष है और ऊंचाई 185 सेंटीमीटर है। एकहार्ट ड्यूकडम का सबसे बड़ा बेटा और उत्तराधिकारी है, जो कि काफी ज्यादा सख्त और कठोर नोबल जेंटलमैन है, चूंकि वह एकहार्ट ड्यूकडम की विरासत पाने की तैयारी में व्यस्त है, इसीलिए वह फेनेलोपी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसकी लापता बहन की जगह लेने के कारण उसने फेनेलोपी के प्रति मन में नफरत की भावना उत्पन्न कर ली है। दूसरा मेन कैरेक्टर जिसका नाम रेनाल्ड एकहार्ट है, जिसकी उम्र 20 साल और ऊंचाई 183 सेंटीमीटर है। एकहार्ट ड्यूकडम का दूसरा बेटा है। उसका व्यक्तित्व दमनकारी, शत्रुतापूर्ण, मुंहफट और तुरंत कार्यवाही करने वाला है। जब भी वह फेनेलोपी को देखता है तो जल्द ही झगड़ा शुरू कर देता है, इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा नजर उसी पर रखनी चाहिए। फेनेलोपी सोचती रहती है कि यदि मैं उन दोनों के बारे में सोचूं तो वह मेरे पिछले वाले घर के कमीनों की तरह ही मिलते जुलते हैं। और डेरिक और रेनाल्ड दोनों ही सामान्य मोड में लक्ष्य करने के लिए सबसे आसान मेन कैरेक्टर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि मुझे यह समझ में आता है कि ऐसा क्यों था, क्योंकि वह दोनों ही यमुना से संबंधित थे, जो कि सामान्य रूप से मेन कैरेक्टर थी, और वह उनके साथ एक शांतिपूर्ण परिवार के रूप में बिना किसी डेटिंग के ही एक सुखद अंत तक पहुंचने वाली थी। और यदि हार्ड मोड में बात की जाए तो चूंकि फेनेलोपी का उन दोनों से रक्त का कोई भी संबंध नहीं है, उनके साथ उनकी स्टोरी सामान्य तरीके से पूरी ही तरह से अलग हो जाती है। इस एंडिंग का ऐसा बिल्कुल भी सुखद अंत नहीं हो सकता। और यदि मैं डेरिक एकहार्ट और रेनाल्ड एकहार्ट के साथ में इसकी एंडिंग को पूरा करना चाहूँ तो शायद इसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती। इस बारे में सोचकर ही वह अपने सिर को हिलाते हुए सोचती रहती है कि आखिर मैं यह क्या सोच रही हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और यदि इसकी शुरुआत की बात करें तो रेनाल्ड की -10% से शुरुआत की गई थी। बेशक ऐसा इसीलिए था क्योंकि निर्माता ने इसके लिए पहले से ही कुछ तैयार करके रखा था। यह निश्चित रूप से मुझे बता रहा है कि मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यदि मैं इस बारे में सोचूं और उन्हें भाई के रूप में देखते हुए उन्हें ब्रदर कहूँ तो इस नाम से ही जैसे मैं बीमार हो जाती हूँ, मुझे मेरे पुराने भाइयों की बात याद आ जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए मुझे अगले मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ना चाहिए, जो कि क्राउन प्रिंस है। फेनेलोपी विचार करती है कि यदि मैं उन्हें भाई कहकर पुकारूं और भाई के रूप में देखूं तो यह सोचकर ही मेरा अजीब सा मन होने लगता है, और जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया था उससे तो मैं किसी को भी भाई नहीं कहना चाहती। इसके बाद में यदि मैं अगले मेन कैरेक्टर की बात करूं तो वह क्राउन प्रिंस है, जिसका नाम है कैलिस्टो रेगुलस और वह 23 साल का है तथा उसकी ऊंचाई 188 सेंटीमीटर है, जो कि इयोका एम्पायर का हिंसक तानाशाह क्राउन प्रिंस है, जो मानव जीवन को जमीन पर धूल से ज्यादा कुछ भी नहीं समझता। लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई दुखद कहानी तो जरूर रही होगी। और यदि फेनेलोपी और कैलिस्टो के बारे में सोचे तो उनकी कहानी मिलती जुलती है। लेकिन यदि मैं हालांकि क्राउन प्रिंस के बारे में सोचती हूँ तो भाइयों के अलावा मेरे पास जो कोई जानकारी है वह सामान्य तरीके से है, इसीलिए मुझे इसके बारे में ध्यान से चुनाव करना होगा ताकि मैं अपनी मृत्यु से बच सकूं। और सामान्य रूप में तानाशाह, जो कि लोगों को मक्खियों के समान समझता था, स्वर्गदूत यमुना से मिलने के बाद बदल जाता है और अक्सर विलनेस फेनेलोपी को कड़ी सजा दी जाती है। आप कह सकते हैं कि वह न्याय कर रहा था, लेकिन मेरी दृष्टि से यह कठोर मोड़ है, क्योंकि यदि ऐसा ही होता है तो वह मेरे लिए एक ग्रिम रीपर से अलग नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु इस हिसाब से तो होना पक्की है। और मुझे अच्छे से याद है कि यह वही कमीना है जिसने हार्ड मोड में फेनेलोपी को सबसे ज्यादा बार मारा है, और इसीलिए उसके कारण ही मुझे बार बार रिसेट बटन पर वापस जाना पड़ता था और कभी भी मैं इसे आगे तक नहीं बढ़ा पाई। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे उस कमीने के बारे में भूल जाना चाहिए और उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर विंटर पेरिडियन है, जिसकी उम्र 26 साल है और ऊंचाई उसकी 186 सेंटीमीटर है। एक जादूगर और बेरेडियन मार्केटेस का एक मुखिया है, एक अजीब व्यक्ति जो कि अपनी हैसियत छुपाकर एक भाड़ी के सैनिक की तरह काम करता है और सूचना से लेकर व्यापार तक सभी तरह के सौदे करता है। और चूंकि मैं गेम में विंटर से ज्यादा नहीं मिली थी, इसीलिए मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं जानती। और नॉर्मल मोड में विंटर ने यवोना की असलियत को साबित किया था। सूचना एकत्र करने की अपनी क्षमता के कारण उसने हर बार यवोना की रक्षा की। जब भी फेनेलोपी ने उस पे हमला करने की कोशिश की, उसने हमेशा उसकी रक्षा की। यवोना की लोकप्रियता को बढ़ाया। वह यवोना के लिए एक विनम्र रोमांटिक एक किरदार के चित्रण की तरह था।
लेकिन हार्ड मोड में वह कैसा था, मुझे लगा कि मैं अपने भाइयों और क्राउन प्रिंस के द्वारा मरने से बचने के बारे में ही सोचती रही, जिससे कि मैंने उसके लेवल को छुआ ही नहीं। इसीलिए क्या मुझे इसे भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वह अभी किस तरह का किरदार निभा रहा है, लेकिन बाकी सबकी तुलना में उससे ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। इन सबके बाद में लास्ट कैरेक्टर है इक्लेस, जिसकी एज 17 से 18 साल है और हाइट 186 सेंटीमीटर है। एक आर्डची का एक शांत शूरवीर है। हालांकि वह वर्तमान में एक गुलाम है। वह कभी एक बर्बाद देश का नोबल व्यक्ति था। ड्यूक एकार्ड ने उसकी तलवारबाजी की कला पर ध्यान दिया और उसे तुरंत ही डची में आने दिया, और इक्लिस का मोड़ सही था। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सभी मेन कैरेक्टर में से मैं संभवतः इक्लिस पर ही अपना दाव लगा सकती हूँ। एक रात जब वह बाहर होता है तो ड्यूक एकार्ड उसे ढूंढते रहते हैं और बड़ी कीमत चुकाकर उसे अपने साथ ले आते हैं। यहाँ तक कि सामान्य जीवन में उत्तराधिकारी के कारण उसे तलवारबाज की उपाधि दी जाती है और उन्हें नोबल का दर्जा दिया जाता है। और वह एकमात्र ऐसा मेन कैरेक्टर है जिसे विलनियस फेनेलोपी पर अंत तक दया आती रही। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने कुछ समय तक उसकी सेवा की थी, लेकिन जब भी फेनेलोपी और यवोना के बीच में झगड़ा होता तो वह उसे रोकने में सबसे अधिक अनिच्छुक होता था। लेकिन हार्ड मोड में मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। मेरे पास इसीलिए ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे हार्ड मोड में कई बार रोक दिया जाता था। यदि मैं और अधिक होता तो भी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इन सभी नियमों को अपने वास्तविक जीवन में इस समय लागू कर सकती हूँ। लेकिन इन सब बातों में दो बात तो निश्चित हो जाती है कि मैं मेन कैरेक्टर की नकारात्मकता को बिल्कुल भी नहीं गिरा सकती, और मुझे फेनेलोपी की एज सेरेमनी तक किसी न किसी एक कैरेक्टर के साथ इस एंडिंग तक जाना ही होगा। यही इसका रूल है। और वह दिन जब इस कहानी की मेन कैरेक्टर वापस आएगी। सामान्य ढंग से कहानी में फेनेलोपी की एज सेरेमनी समारोह के दिन से शुरू होती है, जब ड्यूक की असली बेटी यवोन वापस आ जाती है। उसका मतलब यह है कि हार्ड मोड की सामान्य सीमा सामान्य मोड से थोड़ी पहले है। यदि मैं तब तक की किसी अंत तक नहीं पहुंचती तो कहानी सामान्य तरीके से आगे बढ़ जाएगी, और जो मेन कैरेक्टर है वह यवोन की परवाह करते हैं वे मुझे खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए फेक लेडी फेनेलोपी असली लेडी के वापस आने पर, वयस्क होने पर सब कुछ खो देती है। अभी भी खेल खत्म का खतरा मेरे चारों ओर घिरा हुआ है। अगर वह सचमुच उस मुकाम तक पहुंच भी गई तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होगा और मेन कैरेक्टर जीत जाएगी तो मेरे लिए केवल एक ही चीज प्रतीक्षा कर रही होगी, और वह यह होगी कि मेन कैरेक्टर के हाथों मेरी मृत्यु होना। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती, क्योंकि मेरे जीवन में इतना कुछ होने के बाद में मैंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त ही कर ली थी कि अब मैं किसी गेम में फंस गई हूँ। आखिर मैं ऐसे ही अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकती, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। मैं जीवित रहने के लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगी और जीवित रहूंगी। इस कहानी में जीवित रहकर ही मैं अपने मूल जीवन में वापस लौट सकती हूँ। इसीलिए मैं निश्चित रूप से हार बिल्कुल भी नहीं मान सकती। फेनेलोपी ने अच्छे से गेम के बारे में सोचकर उसकी डिटेल्स लिख ली थी कि अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है, और यही देखकर फेनेलोपी सरप्राइज हो जाती है और जल्दी से उन सभी पेपर्स को एक ड्रॉप में डाल देती है। उनका फैमिली बटलर उसे बुलाने के लिए आया था, जिसका नाम फेनल है, और वो कहता है कि लेडी फेनेलोपी, आपको ड्यूक ने बुलाया है, वह इसी वक्त आपसे मिलना चाहते हैं। फेनेलोपी उसे देखकर सोचती रहती है कि वह लेडी के जवाब का इंतजार किए बिना ही इस कमरे में घुस आया है। मेरे घर का काम करने वाला भी इतना असभ्य नहीं था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे गुस्सा करना चाहिए इस बारे में? लेकिन ठीक है, मैं इस पर गुस्सा नहीं कर सकती। भले ही मुझे इस पर गुस्सा होना चाहिए, मुझे पहले इन बेकार से विकल्पों के बारे में कुछ करना होगा। फेनेलोपी के सामने वापस से ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है सामान को फेंको, दूसरा उसे वहाँ से भेज दो, और तीसरा उसके लिए कहो कि मैं समझ गई। उनमें से फेनेलोपी लास्ट के ऑप्शन को चुनती है और खड़ी होते हुए कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। वह विचार करती रहती है कि यह अच्छी बात है, क्योंकि ड्यूक वैसे भी मुझे ढूंढ रहा होगा। यह मेरे लिए मौका है, शायद मैं इन सब से चीजों को सही कर सकती हूँ। फेनेलोपी अपने पिछले जीवन के बारे में सोचती रहती है। उस समय उसे अच्छे अंक प्राप्त हुए थे, और यह दिखाने के लिए वह अपने पिता के पास आई थी। और यह सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं कि आपके आने का यहाँ पर यही एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेनेलोपी के पास वही एक मौका था। और वो कहती है कि प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए। स्कूल के पास ही मैं रहना चाहूंगी और कॉलेज में कड़ी मेहनत करना चाहूंगी। आप कम से कम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और उसके पिता कहते हैं कि तो आप घर छोड़ना चाहती हैं? यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ। और फेनेलोपी को अंततः यह मौका मिल ही जाता है उस घर से बाहर निकलने का। और उसने एक बड़े स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत की थी, जिसके कारण ही उसके परिवार ने इसे स्वीकार कर लिया था और उसे अलग जाकर रहने दिया।
और मुझे लगता है कि इन लोगों से प्यार और ध्यान की भीख मांगना मूर्खतापूर्वक कार्य होगा जिन्होंने मेरे पास जब जंगली जानवरों जैसा व्यवहार किया जिसे उन्होंने अपनी इच्छा से पालने का फैसला किया था, उसके साथ ही ऐसा व्यवहार करने का फैसला ले लिया। फेनेलोपी जाती रहती है और उसे देखकर मेड फुसफुसाते हुए बातें करती रहती है। यह देखकर फेनेलोपी सोचती रहती है कि इस दुनिया में आने से पहले भी मुझे इसी तरह के अनगिनत दृश्यों का सामना करना पड़ता था और उन्हें सहन करना पड़ता था। जल्द ही वह उसके पिता के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं और फेनल दरवाजा खटखटाते हुए कहता है कि यो ग्रेस, मैं हेड बटलर हूँ और आपके कहे अनुसार मैं लेडी फेनेलोपी को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। ड्यू के कार्ड ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि हाँ अंदर आ जाओ और वो कहते हैं कि क्या आप अंदर आ गई। उसे देखकर फेनेलोपी सोचती रहती है कि यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पिछली जिंदगी में मेरे पिताजी का हुआ करता था। वह बिल्कुल भी मुझ पर ध्यान नहीं देते थे। फेनेलोपी के अंदर आते ही उसके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला, आखिर आपने मुझे क्यों बुलाया। दूसरा, आखिर आप सीधे मुद्दे की बात क्यों नहीं करते। और तीसरा, चुप रहकर उनकी बातों को सुनो। उनमें से फेनेलोपी फर्स्ट ऑप्शन चुनती है और कहती है कि आपने मुझे बुलाया। और ड्यूक उसे कहते हैं कि आज सुबह हंगामा हुआ था और इसके बाद में वापस से 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन, यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में आपके अनुग्रह को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मुझे यकीन है कि आप यही चाहते होंगे कि किसी प्रकार का हंगामा हो। और तीसरा यह है कि यह सब इस नौकरानी की वजह से हुआ है। उन ऑप्शंस को पढ़कर फेनेलोपी सोचती रहती है कि आखिर इन विकल्प का क्या मतलब है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी असभ्य और बेकार सी बेटी की चिंता कौन करता है। और जब मैं पहले खेल खेल रही थी तो मुझे आखिर पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन मुझे इनमें से एक विकल्प अच्छा लग रहा है क्योंकि फेनेलोपी के बालों का और आंखों का रंग उनकी बेटी से मिलता जुलता है। मैं कम से कम उसे कुछ दया की उम्मीद तो रख ही सकती हूँ। क्या इसमें कुछ गलत है कि मैं इस बारे में विचार कर रही हूँ। फेनेलोपी कोई जवाब नहीं देती है। यह देखकर उसके पिता गुस्से से उसकी ओर देखते रहते हैं और उन्हें देखकर फेनेलोपी सोचती रहती है कि लेकिन यह ऐसे विकल्प हैं जिनमें से मैं एक भी जवाब नहीं देना चाहती क्योंकि मुझे जीवित रहना है और गेम में आगे बढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि यह चुनाव मेरी मृत्यु तक मुझे ले जा सकते हैं, लेकिन आखिरकार उसे चुनना ही पड़ता है। और वो कहती है कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत है। यह सुनकर फेनेलोपी के पिता कहते हैं कि फेनेलोपी, आपको इस परिवार में शामिल हुए 6 साल हो चुके हैं। यह सुनकर फेनेलोपी विचार करती है, क्या कहा उन्होंने 6 साल, बिल्कुल सही कहा। दोनों मैन कैरेक्टर 18 साल के हैं क्योंकि फेनेलोपी को 12 साल की उम्र में गोद ले लिया गया था, इसीलिए यह सही है। 1 मिनट रुको, इस दुनिया में एस सेरेमनी समारोह का मतलब होता है कि उनका 18वां जन्मदिन है ना, मतलब कि जब फेनेलोपी 18 साल की हो जाएगी तो उसकी एस सेरेमनी मनाई जाएगी। और यदि ऐसा है तो आखिरकार मेरे पास कितना समय है जब तक एक खाट परिवार की असली लेडी वापस नहीं आ जाती। मुझे इसे पूरा करना ही होगा। ड्यू के खाट कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप यह जानती हैं या नहीं, लेकिन इस मेंशन में इतनी ही आसानी से कदम रखना आसान नहीं है। केवल वही लोग एक खाट गेट में प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने कठोर परीक्षा के माध्यम से अपनी योग्यता साबित की हो। और आपको गोद लेने के बाद में फैमिली की लेडी होने के नाते मैंने आपको वित्तीय सहायता देने में कोई संकोच नहीं किया है। मैंने तो आपको अपना पैसा भी उदारता पूर्वक खर्च करने की अनुमति दी है, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि आपके 6 साल तक इस परिवार एक हाट में रहने के बावजूद भी आपने कोई योग्यता साबित की है या नहीं। और यह सुनकर फेनेलोपी सोचती रहती है कि बस थोड़ी देर और ये होना ही चाहिए। आखिरकार फेनेलोपी के सामने वापस से 3 ऑप्शन आ ही जाते हैं। पहला, तो क्या आप मुझे बाहर निकालेंगे। दूसरा, मैंने आपको कहा था मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और तीसरा, अपनी गलती मान लो और अपने पिता के सामने घुटने टेक दो। और तीसरे ऑप्शन को देखकर फेनेलोपी सोचती है कि हाँ, यह आ ही गया। फेनेलोपी को उस समय की बात याद आती है जब वह खेल खेल रही थी। वह कहती है कि ये क्या है, इसमें तो कई प्रकार की खूबियां हैं। क्या आजकल सभी गेमों में ऐसा होता है। यह बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या मुझे इसे चालू करना चाहिए। यह पहले ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर मुझे याद रहा तो मैं बाद में इसे चालू करने की कोशिश करूंगी। फेनेलोपी तीसरा ऑप्शन चुनती है और अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगती है। और यह देखकर उसके पिता सरप्राइज हो जाते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि आखिर आप यह क्या कर रही हैं। और पेनेलोपी कहती है कि यह सब मेरी गलती है पिताजी, यह सब मेरी गलती है। इसके लिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर ड्यू के खाट सरप्राइज हो जाते हैं और आश्चर्य से कहते हैं कि क्या कहा आपने, अभी अभी क्या कहा आपने फादर। फेनेलोपी के ऐसा करते ही वहाँ पर एक स्क्रीन आ जाती है जिस पर लिखा हुआ होता है आपने इसे पूरा कर लिया, छिपा हुआ राउंड पूरा हुआ, जिसमें नाम और टाइटल पिता है। अब आप विकल्प बंद कर सकती हैं, इसके लिए आप यस या नो पर क्लिक कर सकती हैं। जब उसने सिस्टम को देखा था तो उसमें लिखा हुआ था ऑप्शन को बंद करने में स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, संवाद के विकल्प गायब हो जाएंगे, अति स्वतंत्रता रूप में कार्य करेगी। इसके बारे में याद आते ही वह सोचती है कि उस समय मैंने उस सुविधा को नजरअंदाज कर दिया था और लेकिन अगर मैं ऐसा करना चाहती हूँ तो
यह दुनिया में मेरे अस्तित्व के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह यस के ऑप्शन को चुनती है और कहती है कि पिताजी इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। फेनेलोपी इतने समय बाद कुछ अच्छे से बोल पाई थी, इसीलिए उसे खांसी चलने लगती है और वह सोचती रहती है कि यह काम कर गया, मैं आखिरकार बिना किसी ऑप्शन को चूज किए हुए बोल सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि अपनी इच्छा अनुसार बोल पाना भी कितना भावुक हो सकता है। और वह कहती है कि मैं अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान हंगामा खड़ा करने के लिए क्षमा चाहती हूँ पिताजी। उसके पिता ने नहीं सोचा था कि वह फिर कभी उसे वापस से पिताजी कहकर पुकारेगी और फेनेलोपी कहती रहती है कि यह घटना मेरे नौकरों की देखभाल में मेरी लापरवाही के कारण हुई है। मैं अपनी शेष परिवीक्षा अवधि के दौरान अपने कार्यों पर गहन विचार करूंगी। फेनेलोपी सोचती रहती है कि अगर मैं आज सुबह के हंगामे के बारे में सोचूं तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं बल्कि एक पीड़ित हूँ। लेकिन अगर आप फेनेलोपी के अब तक के कार्यों के बारे में सोचे तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैं जिद्दी बन जाऊं और मुसीबत में पड़ जाऊंगी तो मेरे लिए बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं इसी तरह से झुकी रहूं और उनसे माफी मांगती रहूं। उसके पिता कहते हैं कि आप यह क्या कर रही हैं और फेनेलोपी कहती है कि मैं जानती हूँ कि अब तक मैंने अपरिपक्वता से काम लिया है, लेकिन यदि आप इसे सिर्फ एक बार जाने दे तो मैं अपने एज सेरेमनी समारोह तक अपनी योग्यता साबित करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसीलिए इसीलिए प्लीज प्लीज पिताजी, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एक बार आप मुझे और मौका दें और मुझे इस बार प्लीज एक बार और माफ कर दें। ड्यूके कार्ड ने कभी भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से अपनी गलतियों को मानेगी और वो कहते हैं कि मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि आखिर आप क्या कहना चाहती हैं, इसीलिए सबसे पहले आप खड़ी हो जाइए। और फेनेलोपी, आप जानती हैं ना, एक हार्ट के शब्दों में काफी वजन होता है। आज आपने जो मौका कमाया है उसे व्यर्थ मत जाने देना। मैं बस आपसे इसी बारे में उम्मीद करता हूँ। और फेनेलोपी सर को झुकाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, यदि आपको सब समझ में आ गया तो आप यहाँ से जा सकती हैं। और फेनेलोपी बाहर आ जाती है और गहरी सांस लेते हुए सोचती है कि मैं बस किसी न किसी तरह इससे बाहर निकल ही गई। मुझे इसका आभारी होना चाहिए कि मैं इससे बच सकी और आखिरकार मैं अब उन चॉइसेस से भी फ्री हो गई जिससे कि मैं बोल सकती हूँ। और वह पलट कर जाने लगती है कि अचानक से आवाज आती है, मुझे यकीन है कि मैंने आपसे कहा था कि जितना संभव हो सके आपको चुपचाप रहना है, भले जिए या मरे। और यह सुनकर फेनेलोपी सोचती है कि वह आवाज में समझ गई कि वह कौन है। फेनेलोपी उसकी ओर मुड़कर देखती है। वह और कोई नहीं बल्कि एक हार्ट परिवार का सबसे बड़ा बेटा डेरिक एक हार्ट था और उसके लव पॉइंट भी 10% ही थे। डेरिक कहता है कि एमिली वह लगभग 10 साल से हमारे ड्यूकल एस्टेट में काम कर रही है। फेनेलोपी इस पर कोई जवाब नहीं दे पाती है और डेरिक उसके पास आते हुए कहता है कि चाहे हमने कितना भी पैसा देने की, लेकिन कोई भी उसकी पर्सनल मेड बनने को तैयार नहीं है, तो फिर आखिर वह ऐसा कैसे कर सकती है। और क्या आप जानती हैं, वह एक ऐसी बच्ची थी जो अपनी स्व इच्छा से आपकी सेवा करने के लिए आगे आई थी। लेकिन आज आपने अंततः क्या किया? क्या अब आप इस बात से अच्छी तरह से संतुष्ट हैं क्योंकि आपने अपनी आखिरी नौकरानी को भी बाहर निकाल दिया है? यह सुनकर फेनेलोपी गुस्से से सोचती रहती है कि आखिर मैंने ऐसा कब किया? वो तो उसका भाई ही था जिसने की इतना बड़ा हंगामा मचाया। मैं ही वह एक ऐसी व्यक्ति थी जिसे की परलोक भेजा जा रहा था, इस तरह का विषैला अपशिष्ट भोजन खिलाकर। लेकिन एक हार्ट के 0% को देखकर वह सोचती रहती है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, चलो इसे रोक ले। अगर यह और कम हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मुझे इसे ठीक करना होगा और सिस्टम को ठीक से चलाना होगा ताकि मैं इसमें जीवित रह सकूं। इसीलिए इसके लिए शायद मुझे ऑप्शन को देखना चाहिए। उसके सामने वापस से 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला, आपका रिश्ता उसके साथ काफी अच्छा रहा होगा, है ना। सेकंड, उसे बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वह इतनी अच्छाई से अपना कार्य नहीं कर रही थी। और तीसरा, उसकी ओर घूरते रहो और शांत रहो। उन सभी ऑप्शंस को पढ़कर फेनेलोपी सोचती है कि क्या सच में यह गेम मुझे मारना ही चाहता है? जल्दी से ऑप्शन बंद कर दो। और डेरिक कहता है कि मुझे लगता है कि अब आप मेरी बात सुनने की भी जहमत नहीं उठा रही हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? फेनेलोपी गहरी सांस लेती है और उसकी ओर मुड़ते हुए कहती है कि हंगामा खड़ा करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर। यह सुनकर डेरिक सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या कहा आपने? और फेनेलोपी सोचती रहती है कि आखिर यह सब क्या है जिन चीजों को मैंने किया ही नहीं, मुझे उसके लिए भी माफी मांगनी पड़ रही है। फेनेलोपी यवोन की बातों को याद करती रहती है। उसने गेम में कहा था कि पिताजी भैया वह लड़की बहुत ही ज्यादा खराब है, उसने मुझे खरोच लिया है। पिताजी भैया, मैं उसके बारे में गलत थी। आखिर वह मेरे प्रति इतना गुस्सा क्यों दिखाती है? वह बहुत ही ज्यादा अश्लील है। आखिर मैंने इसके बारे में गलत सोचा, वह बहुत ही ज्यादा बुरी है। इसके बारे में विचार करके फेनेलोपी कहती है कि जैसा कि आपने कहा, मुझे अपनी जगह पता नहीं है। वह सोचती रहती है कि मुझे भी अपने आप पर गर्व है। दूसरों के सामने इस तरह से स्वयं को नीचा दिखाने से मैं बीमार और दुखी महसूस कर रही हूँ, लेकिन जीवित रहने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
यह सब सुनकर डेरिक शॉक होता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वह अपने कार्यों के बारे में कभी माफी भी मांगेगी और फेनेलोपी कहती रहती है कि चूंकि मैं इसे संभालने में सक्षम नहीं थी इसीलिए आपको नौकरानी को नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं है। मैं भी पिताजी से माफी मांगकर ही आ रही हूँ, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फेनेलोपी उसे देखकर सोचती रहती है कि हमारी परिस्थितियाँ इतनी समान है कि मुझे बुरा लगता है यद्यपि फेनेलोपी ने वास्तव में उसके साथ बुरा व्यवहार किया है, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा मांगूंगी क्योंकि मैं अपने जीवन को जीना चाहती हूँ। और फेनेलोपी कहती है कि अब से मैं शांति से रहूंगी इसीलिए आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वह सोचती रहती है कि चूंकि यह सिर्फ एक गेम है और वास्तविक दुनिया नहीं है इसीलिए मुझे इससे बचना ही होगा। और वह झुकते हुए कहती है कि इसीलिए प्लीज इस बार मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। यह सब सुनकर डेरिक कहता है कि केवल इस बार मैं आपको इस बार आखिरी बार छोड़ रहा हूँ, ध्यान रखिए कि यह आखिरी बार है जब मैं आपके अहंकारी रवैये को बर्दाश्त कर रहा हूँ। और फेनेलोपी गुस्से से सोचती रहती है कि ठीक है, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं और वैसे भी ठीक ही है, चलो वापस चलते हैं। मैं उस नौकरानी के बच्चे से सुबह से भूखी रह रही हूँ इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। वह पलटकर जाने ही वाली होती है कि अचानक से डेरिक उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आपने सड़ा हुआ खाना खाया है, क्या आपको इसके लिए डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहिए। और यह सुनकर फेनेलोपी सोचती है कि इसका मतलब उसे इस बारे में पता था। वह अच्छे से जानता था कि यह मेरी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इसके लिए मुझे दोषी ठहराने की कोशिश की। और अगर मैं गेम परिदृश्य की तरह माफी भी नहीं मांगती तो वह पूरी तरह से कोशिश करता कि मैं मर जाऊं। फेनेलोपी झटके से उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है कि नहीं यंग मास्टर, मैंने बस इसके लिए यह वादा किया था कि मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत न पड़े। और मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। और वो वहाँ से जाते जाते सोचती रहती है कि मुझे केवल उसे छोड़ देना चाहिए और अपने मूड को खराब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसके पास अपनी तलवार चलाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है तो शायद वह गुस्से में मेरे ऊपर भी उसे चला सकता है। उसे जाते हुए देखकर डेरिक सोचता रहता है कि क्या कहा उसने यंग मास्टर। यह सब सुनकर उसे उस पल की याद आती है जब उसने कहा था कि वह हम दोनों को ही भाई कहती है जबकि वह हमारे पिताजी को पिताजी कहने की भी हिम्मत नहीं करती है। क्या यह मजेदार नहीं है? फिर भी आखिर यदि वह ऐसा नहीं करती तो आखिर हम उसके भाई कैसे हुए। फेनेलोपी हमेशा से ही उन्हें भाई कहकर बुलाती थी और अपना भाई समझती थी, लेकिन वह हमेशा से ही उससे नफरत करती थी और उसे भाई कहने के लिए मना करते थे। और उसे जाते जाते देखकर लगता है कि उसका लेवल 5% बढ़ जाता है, लेकिन फेनेलोपी को इसके बारे में पता नहीं होता है। फेनेलोपी अपने कमरे में आकर लेट जाती है और कहती रहती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। उस अराजक स्थिति में मैंने वास्तव में उसे यंग मास्टर कहने के बारे में सोचा। मुझे लगता है कि पूरी दृढ़ता के साथ उस खेल को खेलने के लिए पूरी रात जागना व्यर्थ नहीं था। इसके अलावा जब मैं गेम में डेरिक को अपना निशाना बना रही थी और उसकी अनुकूलता को बढ़ा रही थी तो मैंने ऐसा ऑप्शन नहीं चुना था जिसमें मैंने उसे भाई नहीं कहा हो। यह शायद इसीलिए है क्योंकि वह फेनेलोपी से बहुत ही ज्यादा घृणा करता है और उसे इस नाम से पुकारे जाने पर भी वह बहुत ही ज्यादा घृणित महसूस करता है। वह विचार करती रहती है कि मैं यह जाने बिना ही कई बार मर चुकी हूँ। कौन जानता है कि अगर मैं उसे यह नाम देने की कोशिश करूँ तो मेरे साथ आखिर क्या होगा। वह मेरे सगे भाई भी नहीं है और ज्यादा नखरेबाज हैं। अब से मैं डेरिक को कभी भी भाई नहीं कहूंगी और न ही मैं उन्हें कभी कहना चाहूंगी। फेनेलोपी कहती रहती है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा तेज नींद आ रही है और अभी दिन का आधा समय भी नहीं बीता है। बहुत सारी चीजें घटित हो चुकी है, मैं अभी भी सोचना नहीं चाहती हूँ। और ऐसे विचार करते हुए ही उसे नींद आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। ड्यूक कहते रहते हैं कि आखिर आप उस कमरे में क्यों गई थी और रेनाल्ड कहता है कि जवाब दो चुईया, आखिर तुम वहाँ पर क्यों गई थी। और उसके पिता कहते हैं कि ठीक से बात करो। और फेनेलोपी सोचती रहती है कि मेरा दृष्टिकोण नीचे है और मेरी आवाज मुझे अलग महसूस हो रही है। मैं समझ गई यह फेनेलोपी का सपना होगा शायद। फेनेलोपी उस समय छोटी बच्ची थी और ड्यूक एक हार्ट कहते हैं कि मुझे जवाब दो फेनेलोपी, आखिर आप यवोना के कमरे में क्यों गई थी और आखिर आपने उसका हार क्यों चुराया। मुझे यकीन है कि मैंने आपको बताया था कि आपको उसके कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। रेनाल्ड कहता है कि पिताजी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि उसी ने इसे चुराया होगा। और फेनेलोपी कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उसे नहीं चुराया। और रेनाल्ड कहता है कि फिर मुझे मत कहो, आखिर यमुना का वो जन्मदिन का दिया हुआ उपहार आपकी दराज में कैसे पहुंचा। फेनेलोपी चिल्लाते हुए कहती रहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वह मेरी दराज में कहां से आया, लेकिन मैं उसके कमरे में गई भी नहीं, मैंने उसे नहीं चुराया। और बटलर कहता है कि मैंने उसे जाते हुए वहां पर देखा था। यह सुनकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं। ड्यू कहते हैं कि फेनल, मुझे ध्यान से बताओ क्या हुआ था। और फेनल कहता है कि मैंने पिछले कुछ सप्ताह में लेडी फेनेलोपी को तीसरी मंजिल पर अक्सर ऊपर नीचे आते जाते देखा है।
और जब मैंने इसकी जांच की तो मैंने पाया कि लेडी यवोन का कमरा खुला हुआ है और यह सुनकर फेनेलोपी चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर आप यह क्या कह रहे हैं, मैं तो वहां पर गई भी नहीं, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, सभी उसे फंसाने में लगे हुए थे और कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। मैं सच कह रही हूँ, वह मैं नहीं थी जिसने की यह किया है। पिताजी मेरा विश्वास कीजिए, मैं उस कमरे में जाने के बारे में भी नहीं सोच सकती और न ही मैं उस कमरे में गई हूँ। मुझे नहीं पता कि वह कौन था, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। पेनेलोपी सोचती रहती है कि मैं बस उस दुष्ट नौकरानी से छिपकर रहना चाहती थी, इसीलिए मैं वहां गई थी और छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं चुराया। ड्यू के गार्ड कहते हैं कि फेनल तीसरी मंजिल के सभी दरवाजों को बंद कर दो और यमुना के कमरे को सील कर दो और फेनल कहता है कि ठीक है योगरेस। इसके अलावा कल एक ज्वेलर को फेनेलोपी से मिलने के लिए बुलाओ और फेनेलोपी चिल्लाते हुए कहती रहती है कि पिताजी पिताजी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, यह मैंने नहीं किया, मैंने उसे नहीं चुराया। लेकिन वह उसकी बात को नहीं सुनते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि उस पर विश्वास कर सके और उसकी बात को मान सके। वह वहां पर पूरी तरह से अकेली थी, सबने उस पर इल्जाम लगाया लेकिन कोई भी उसे सही साबित करने वाला नहीं था और न ही कोई उसकी बात सुनने वाला। रेनाल्ड फुसफुसाते हुए फेनेलोपी से कहता रहता है कि जब मैं आपके साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा था तभी आपको यहाँ से दफा हो जाना चाहिए था। डेरिक भी वहाँ से जाते जाते कहता है कि आखिर आपकी झूठ बोलने की भी हिम्मत कैसे हुई, आप बहुत ही ज्यादा बुरी हैं, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उस दिन फेनेलोपी को समझ में आ गया कि वह इस मेंशन में पूरी तरह से अकेली है, कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता है। और उस दिन के बाद में फेनेलोपी ने मेंशन में बुलाए गए व्यापारियों से असाधारण मात्रा में गहने खरीदे। वह एक ऐसे बड़े घर की बेटी बन गई थी जिस पर हमेशा नौकर भी चिल्लाते रहते थे और दो सौतेले भाई जो कि उसे हमेशा ही नीचा दिखाते थे और पैसे बर्बाद करने के लिए हंगामा खड़ा करते थे। और उस दिन से उसने ड्यूक को भी पिता कहने से इनकार कर दिया और कभी भी उन्हें पिता कहकर नहीं पुकारा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और फेनेलोपी जाग जाती है और आखिर कौन है। और फेनल अंदर आते हुए कहता है कि माय लेडी, यह मैं हूँ, हेड बटलर। और उसे देखकर वह सोचती है कि हेड बटलर वह फिर से आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं। फेनल कहता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा जरूरी मामला है जिसे जल्द से जल्द निपटाना जरूरी है। फेनेलोपी आश्चर्यचकित होते हुए कहती है कि क्या कहा आपने, कोई जरूरी मामला। वह सोचती रहती है कि कहीं किसी ने मुझे फंसा तो नहीं दिया है। और बटलर कहता है कि हमें आपके लिए एक पर्सनल सर्वेंट का निर्णय लेना होगा माय लेडी। फेनेलोपी आश्चर्य से कहती है कि क्या कहा आपने, एक पर्सनल मेड। और फेनल कहता है कि हमें आपके रात के खाने से पहले आपके लिए एक मेड को चुनना होगा। और फेनेलोपी कहती है कि इंतजार कीजिए। वह सोचती रहती है कि बस इतना ही, इसीलिए उसने सिर्फ इस बात के लिए उसने एक वरिष्ठ अधिकारी के कमरे में बिना दस्तक दिए ही, इंतजार किए ही उसका दरवाजा खोल लिया। फेनेलोपी कहती है कि हेड बटलर आपका क्या नाम है। और यह सुनकर फेनल सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या कहा। और फेनेलोपी कहती है कि मैंने आपसे आपका नाम पूछा है। हेड बटलर कहता है कि मेरा नाम फेनल है माय लेडी। और फेनेलोपी कहती है कि आपका कोई उपनाम नहीं है ना। अच्छा तो मेरा नाम क्या है। फेनल कहता है कि माय लेडी, आप अचानक से इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही हैं। और फेनेलोपी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दें। और फेनल कहता है कि आपका नाम फेनेलोपी एक हार्ट है। और फेनेलोपी कहती है कि हाँ, फेनेलोपी एक हार्ट, एक नोबल लेडी। और फिर भी मैंने ऐसे शिष्टाचार के बारे में कभी नहीं सुना है जिसमें एक सामान्य व्यक्ति बिना उपनाम के किसी नोबल के कमरे में अपनी इच्छा अनुसार प्रवेश करने का साहस रखता है। क्या आप शायद कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानती। क्यों, मैंने ठीक कहा ना हेड बटलर। और यह सुनकर फेनल शॉक हो जाता है। फेनेलोपी कहती रहती है कि इसके अलावा एक व्यक्ति बिना अनुमति के एक लेडी के कमरे में प्रवेश कर रहा है। अगर इस बारे में कुछ गलत तरह की अफवाहें फैलने लगेंगी तो सोचिए इन सब का क्या होगा। फेनल शॉक होते हुए कहता है कि माय लेडी, आखिर आप यह कैसे कह सकती हैं। और फेनेलोपी कहती है कि क्या मुझे आपको समझाने के लिए हर एक छोटी छोटी बात को स्पष्ट करना जरूरी होगा। फेनल जल्दी से फेनेलोपी के सामने झुकता है और कहता है कि इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए माय लेडी, अपनी अधीरता में मैंने आपके साथ गलत किया है, प्लीज मैं इसकी माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। फेनेलोपी कहती रहती है कि मुझे डर है कि इस समय आपके लिए मुझसे मिलना अप्रिय होगा। क्यों, मैंने ठीक कहा ना हेड बटलर। तो अब से अगर आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ हो तो किसी और को भेजिएगा। और बटलर कहता है कि लेकिन माय लेडी, मेंशन के लिए मेड को कार्य पर रखना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए इसके लिए मुझे ही आना होगा। और फेनेलोपी कहती है कि मैं हाँ और नहीं में जवाब चाहती हूँ, मैं केवल एक या दूसरे को सुनना नहीं चाहती। और बटलर झुकते हुए कहता है कि ठीक है माय लेडी, मैं इसके बारे में समझ गया, मैं इसका ध्यान रखूंगा। लेकिन इसके अलावा डिनर के बारे में क्या। और फेनेलोपी हाथ को हिलाते हुए कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। और बटलर वहाँ से चला जाता है।
फेनेलोपी अपने बेड पर लेटते हुए कहती है कि अब मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हो सकता है कि मैं किसी बुजुर्ग के प्रति थोड़ा ज्यादा कठोर थी, लेकिन चूंकि फेनेलोपी 6 साल से उसकी बात मान रही है तो वह ड्यूक को सिर्फ इसकी रिपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा था। लेकिन जरा इस गेम के बारे में सोचे तो एक प्रतिष्ठा प्रणाली थी जिसमें मेरे आसपास के लोगों के साथ रिश्ते बनाने पड़ते थे। क्या यह सब ठीक रहेगा? खैर, ऐसा नहीं है कि मैं इस पर ध्यान दे पाऊंगी जबकि मैं अभी भी अनुकूलता की चिंता में ही व्यस्त हो रही हूँ। सच में फेनेलोपी, आप बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लड़की थी। यदि आप गुस्से में थी तो आपको अपनी हैसियत का इस्तेमाल करना चाहिए था, केवल चीखने चिल्लाने और गुस्सा करने के बजाय। अगर आपने ऐसा किया होता तो शायद आपका जीवन कुछ अलग होता। लेकिन खैर, अब इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता और अब मैं एक नोबल लेडी हूँ। हाँ, यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। सुबह हो जाती है। हेडमेड दरवाजा खटखटाते हुए कहती है कि माय लेडी, यह मैं हूँ हेडमेड। और फेनेलोपी कहती है कि अंदर आ जाओ। हेडमेड अंदर आते हुए बाव करते हुए कहती है कि माय लेडी, क्या आप अच्छे से सोई? फेनेलोपी सोचती रहती है कि क्या कल रात की मेरी बातें काम आई हैं। मुझे लगता है कि अब वे मेरी इजाजत के बिना अंदर नहीं घुसेगा। और फेनेलोपी कहती है कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं? हेडमेड कहती है कि मैं कल की घटना के कारण आपके लिए एक पर्सनल मेड की नियुक्ति के लिए आई हूँ माय लेडी। प्लीज, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या माय लेडी ने अपने मन में एक विशेष व्यक्ति को चुना है, अन्यथा मैं स्वयं ही किसी एक को आपके लिए चुन लूंगी। और फेनेलोपी कहती है कि अरे, उस मेड का नाम क्या है जो पहले मेरे लिए कार्य कर रही थी? हेडमेड कहती है कि आपका मतलब है एमिली। और फेनेलोपी कहती है कि हाँ, एमिली। क्या उसे बाहर निकाल दिया गया है? और हेडमेड कहती है कि नहीं, उसे बाहर नहीं निकाला गया है। लेकिन और फेनेलोपी कहती है कि तो फिर अब वह क्या कर रही है? हेडमेड कहती है कि माय लेडी, आपकी उचित सेवा न कर पाने के कारण उसके 3 महीने का वेतन काट लिया गया है और अब वह कपड़े धोने का काम संभाल रही है। लेकिन माय लेडी, आखिर आप उस बच्ची के बारे में क्यों पूछ रही हैं? और फेनेलोपी यह सुनकर सोचती रहती है कि जैसे कि मैंने इसकी अपेक्षा की थी। ऐसा लगता है कि वह जानती है कि आखिर क्या हो रहा है और कहती है कि मैं बस यह कहना चाहती हूँ कि उसे कहो कि वह वापस से मेरी पर्सनल मेड बन सकती है। यह सुनकर हेडमेड सरप्राइज हो जाती है और फेनेलोपी कहती रहती है कि इस समय बिना किसी की सेवा के यह असुविधाजनक है। अगर हम किसी नए व्यक्ति को काम पर रखें तो भी जब तक उसे इसकी आदत नहीं हो जाती वे खराब प्रदर्शन करेगी। यदि ऐसा ही होना है तो बेहतर होगा कि मूल नौकरानी को ही वापस काम पर रख लिया जाए। और यदि आप मेरी बात को समझ पा रही हैं तो उसे वापस से काम पर भेज सकती हैं। यह मैं आप पर छोड़ती हूँ। हेडमेड कहती है कि लेकिन सेकेंड यंग मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से उसे आपके साथ किए गए कार्य के लिए दंडित किया है माय लेडी। और फेनेलोपी कहती है कि तो क्या आप यह कहना चाहती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती? मैंने कहा कि मेरे लिए अभी यह सभी असुविधाजनक है, इसीलिए आप उसे अभी ऊपर भेज दीजिए। और यह सुनकर हेडमेड झुकते हुए कहती है कि यदि आप ऐसा विचार करती हैं तो माय लेडी, मैं सबसे पहले इसके बारे में ड्यूक से बात कर लेती हूँ। और फेनेलोपी सोचती है कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना प्रश्न किए फेनेलोपी के आदेशों का पालन कर सके। और चूंकि मैंने इस गेम के सिंपल मोड को ही पूरा किया था जिसमें कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने उस परिवार की बच्ची यमुना के साथ अच्छा व्यवहार किया और उसकी बातें भी सुनी। लेकिन क्या सच में वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करके ऐसा चाहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा हिंसक बन जाऊं और तबाही मचा दूं? क्या सच में यही गेम ऐसा ही चाहता है कि मैं भी वैसी ही तबाही मचाऊं और वैसा ही अभिनय करूं जैसा कि फेनेलोपी ने गेम में किया था और करती आई है? फेनेलोपी कहती है कि यदि ऐसा है तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं स्वयं ही पिताजी से इसके बारे में बात कर लूंगी। और यह सुनकर मेड आश्चर्य से कहती है कि क्या कहा आपने? क्या आप उनसे इस बारे में स्वयं ही बात करेंगी? फेनेलोपी कहती है कि यदि चीजों का अंत इसी प्रकार से होना है तो मैं स्वयं ही पिताजी से जाकर कहूंगी कि आखिर कल क्या हुआ था। उनसे कहूंगी कि इसके लिए एमिली को माफ कर दे और उसे वापस से मेरी पर्सनल मेड बना दे, क्योंकि अब से ऐसी चीजों के बारे में कोई भी परेशानी नहीं होगी। वह सोचती रहती है कि एमिली वह नहीं थी जिसने इस बदमाशी का नेतृत्व किया था, न ही वह इसमें शामिल एकमात्र व्यक्ति थी। लेकिन इन समय हेडमेड जैसा व्यक्ति उस लेडी को ऐसा दुर्व्यवहार करने से रोक पाए तो मेंशन में इस तरह का हंगामा ही ना हो। फेनेलोपी कहती है कि आखिर पिताजी कहाँ हैं? और हेडमेड कहती है कि माय लेडी, ड्यूक सुबह सुबह ही पैलेस के लिए निकल गए। फेनेलोपी कहती है कि यदि ऐसा है तो जब वह लौटे उसके बारे में मुझे बता देना। और हेडमेड बाव करते हुए कहती है कि ठीक है माय लेडी, मैं तुरंत ही एमिली को आपसे मिलने के लिए भेजती हूँ। और उम्र बढ़ने के साथ शायद मैं चिंता करने लगी हूँ। मैं अपनी लेडी की बातें तुरंत समझ नहीं पा रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और उसे इस तरह का व्यवहार करते हुए देखकर फेनेलोपी सोचती रहती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब प्रतिष्ठा प्रणाली जर्जर अवस्था में है। फेनेलोपी कहती है कि हेडमेड, मुझे इस बात की आशा है कि आप फिर से मुझे वही शब्द दोहराने के लिए मजबूर नहीं करेंगी। वह सोचती रहती है कि अब तक किसी को भी उस लेडी से डर नहीं लगा और इसकी वजह भी नहीं थी।
और यदि इसके बारे में विचार करें तो चाहे जो भी हुआ हो, दोस्त उसके हिंसक स्वभाव पर नहीं डाल सकते थे, लेकिन इस वजह से मेरे मरने का कोई भी इरादा नहीं है। और फेनेलोपी कहती है कि अब यहाँ से आप जा सकती हैं, आपका काम समाप्त हुआ। हेडमेड जल्द ही उसे काम पर भेज देती है। ईमा घबराते हुए उसका ब्रेकफास्ट लेकर आती है और कहती है कि माई माई लेडी, मैं आपके लिए आपका ब्रेकफास्ट लेकर आ गई हूँ। फेनेलोपी अपना भोजन करती रहती है और कहती है कि एमिली, और एमिली शॉक होते हुए कहती है कि माई माई लेडी कहिए। और फेनेलोपी कहती है कि आप वापस से मुझे नीडल चुबा सकती हैं। और यह सुनकर एमिली शॉक होते हुए कहती है कि माई लेडी, आखिर आप यह क्या कह रही हैं। फेनेलोपी अपने हाथ को आगे करते हुए कहती है कि आप हमेशा ही उस नीडल को मेरे हाथ पर चुभाती हैं हर सुबह, है ना। एमिली घबराते हुए जमीन पर झुक जाती है, अपने घुटनों के बल बैठते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि माय लेडी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। फेनेलोपी कहती है कि मुझे अपनी बात को दोहराने पर मजबूर मत कीजिए, क्या आपने हेडमेड की बात नहीं सुनी। और एमिली कहती है कि लेकिन लेकिन माय लेडी। और फेनेलोपी कहती है कि अभी जल्दी करो और मुझे उसे दो। एमिली घबराते हुए उस नीडल को अपने बालों में से निकालती है और उसे दे देती है। उस नीडल को देखकर फेनेलोपी सोचती रहती है कि उसने इसे सचमुच बहुत ही ज्यादा सावधानी से छिपा रखा था। आखिर फेनेलोपी के लिए यह कितना दर्दनाक रहा होगा, हर सुबह अपने हाथ में इस दर्द के साथ जागना और फिर किसी को भी इस दर्द के बारे में पता नहीं लगने देना और इसे सहन करते रहना। फेनेलोपी नीडल को अपने हाथ में लेते हुए कहती है कि एमिली, इसे ध्यान से देखिए। और उसे अपने हाथ में स्वयं ही उसे चुबो लेती है। और यह सब देखकर ईमा डरते हुए कहती है कि ओ माय गॉड माय लेडी, आप यह क्या कर रही हैं। फेनेलोपी नीडल को बार बार चुभोती रहती है और कहती रहती है कि इस प्रकार से रोने की कोई जरूरत नहीं है एमिली, आखिरकार यह जख्म आपने ही तो मुझे दिए हैं। और एमिली घबराते हुए कहती है कि वो जख्म मुझे माफ कर दीजिए माय लेडी। फेनेलोपी कहती है कि अभी यह 2 या 3 घाव हैं, लेकिन शायद बाद में यह 4 और 5 भी हो सकते हैं। और अब आप जो कुछ भी मेरे साथ करेंगी, मैं उसे बिना किसी संदेह के स्वीकार करूंगी, नहाने का पानी, कपड़े, खाना और सब कुछ। एमिली घबराते हुए कहती है माय लेडी। और फेनेलोपी कहती है कि लेकिन मेरे हाथ पर घाव बढ़ सकते हैं और हो सकता है कि कोई इसे नोटिस कर ले और सोचे कि यह थोड़ा अजीब है, यह आश्चर्यचकित करने वाला है। आखिर कौन एक हर परिवार को गाली दे सकता है या फिर मजाक उड़ाने की हिम्मत कर सकता है। इस प्रकार से अपराधी की तलाश की जाएगी। एमिली बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, डरी हुई थी। और फेनेलोपी उसके चेहरे को सहलाते हुए कहती है कोई ऐसा व्यक्ति, कोई रेनॉल्ड्स जैसा व्यक्ति। मैं कह सकती हूँ कि अब से सब कुछ इस तरह की बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से कार्य करती हैं। एमिली, अब आपका काम यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसीलिए अब जल्दी से आप अपनी मालकिन के सामान को समेट लीजिए और अपने कार्य को पूरा कीजिए। ईमा जल्दी से उठती है और अपना कार्य करने लगती है। फेनेलोपी उसे देखकर सोचती रहती है कि मुझे लगता है कि वह बहुत ही ज्यादा तेज है, अगर मैं चाहूँ तो उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। वैसे भी एक मिनट से कुछ खास नहीं बदला जा सकता है, अगर ऐसा है तो मैं उसे किसी ऐसे व्यक्ति में बदल सकती हूँ जिसका मैं उपयोग कर सकूँ। यह तथ्य कि मैं उसके पिछले दुर्व्यवहार को कमजोरी के रूप में उपयोग कर सकती हूँ और वह कैसे शीघ्रता से कार्य करने और अपने लाभ के लिए पक्ष बदलने में सक्षम है, मुझे लगता है कि मुझे उसकी बात पसंद आई है। एमिली अपना काम करती रहती है और फेनेलोपी आराम करती रहती है कि अचानक से रेनाल्ड वहाँ पर आ जाता है और वह चिल्लाते हुए फेनेलोपी से कहता है कि आखिर तुम यह क्या कर रही हो। रेनाल्ड एमिली की ओर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। और एमिली कहती है यंग मास्टर। और फेनेलोपी सोचती रहती है कि यह तो अच्छी बात है कि मैंने खतरनाक हथियारों को पहले ही गायब कर दिया, नहीं तो वह गुस्से में मेरे साथ पता नहीं क्या करता। फेनेलोपी कहती है कि यहाँ से चली जाओ एमिली, यह मेरा ऑर्डर है। और एमिली वहाँ से चली जाती है और रेनाल्ड कहता रहता है कि हिम्मत भी मत करना, यहाँ से मत जाना, लेकिन वह जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। रेनाल्ड कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर तुम यह अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही हो। और उसे देखकर फेनेलोपी सोचती रहती है कि वह नेगेटिव कमीना फिर से मेरे पास आ गया है और आखिर उसे मुझसे क्या मतलब है। रेनाल्ड कहता रहता है कि क्या अब आप मुझे इस तरह से अनदेखा करने की कोशिश कर रही है। रेनाल्ड के नंबर -10 थे, -3% हो गए थे और उन्हें देखकर फेनेलोपी सोचती रहती है कि रेनाल्ड एक आठ फेनेलोपी से 2 साल बड़ा सौतेला भाई है। और रेनाल्ड कहता है कि आपने आखिर उस मेड को वापस से क्यों रखने का निर्णय लिया है। इन सब के अलावा जब भी वह अक्सर टकराते हैं तो इसका मतलब यही होता है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं और मेरा दूसरा भाई एक ही बैच के थे, यहाँ तक कि उम्र का भी अंतर नहीं था।
आखिर आपको किसने इसका हक दिया है और आखिर आप स्वयं को क्या समझते हैं? अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो बस इशारे से समझाइए और चले जाइए। जब मैं अभी भी इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे दफा हो जाने के लिए कहा जाता है और वैसा ही महसूस होता है। और यदि उससे बात करने के लिए मैं ऑप्शन को भी चालू कर दूं तो उससे भी कोई मदद नहीं मिलने वाली है। वैसे भी यह एक उचित बातचीत नहीं होगी। फेनेलोपी गहरी सांस लेते हुए कहती है कि यह कुछ भी नहीं है, इसकी चिंता मत कीजिए और आपको न ही इसकी चिंता करने की जरूरत है। रेनाल्ड कहता है कि आखिर आप यह क्या कह रही हैं? भला अपने मास्टर को कोई भी इस तरह का सड़ा हुआ खाना कौन खिलाता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यह सुनकर फेनेलोपी आश्चर्य से कहती है कि नहीं, मेरा मतलब था आखिर आप यह क्या कह रहे हैं? रेनाल्ड फेनेलोपी को ऐसे देखकर चिल्लाते हुए कहता रहता है कि आखिर उस नीच व्यक्ति की हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? उसे अपनी जगह के बारे में पता नहीं है। आखिर उसने एक घाट परिवार का इस तरह से मजाक बनाने की कोशिश भी कैसे की? और फेनेलोपी सोचती रहती है कि एक नीच व्यक्ति जो कि अपनी जगह नहीं जानता। हाँ, रेनाल्ड कहता रहता है कि हमें ऐसे व्यक्ति की, ऐसे बेशरम व्यक्ति की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो वेतन भी नहीं मांगते हैं। यदि उन्हें इस परिवार के लिए काम करने का मौका मिल जाए तो। और आखिर वह इस परिवार में ही रहकर ऐसा कैसे कर सकती है? उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। यह सुनकर फेनेलोपी गेम के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि यही लाइनें रेनाल्ड ने यवोन के लिए कही थी। एक नीच व्यक्ति जिससे कि अपनी जगह पता नहीं है, आखिर वह एक हार्ट परिवार के सदस्य को ऐसा कहने की भी हिम्मत कैसे कर सकती है? उसे अपनी जगह का पता होना चाहिए और अपनी गलतियों का भी। यह सुनकर ही और इसके बारे में सोचकर ही फेनेलोपी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो सोचती रहती है कि मैंने सोचा कि यह परिचित बात है। यह वही है जो वह फेनेलोपी से हर बार हर समय सामान्य रूप से मुझे ही कहता रहता था, है ना?